तो हमारी प्यारी लॉयल फैमिली, मिस्टर एक्स आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ऐसी ही बहुत ही खतरनाक घटना जिसे सुनकर आपको पल पर डर का एहसास होने वाला है। साथियों, आज जिस हॉरर हादसे को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो महज एक स्टोरी नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। ये पूरा हादसा आज से करीब 22 से 23 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया जाता है। लोग दावा करते हैं कि उस घर के आसपास आज भी आत्माएं भटकती हैं। मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके की। ये जगह भूतिया कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध है। ये जगह खासकर उस पुराने उजाड़ घर के कारण जानी जाती है जो एक खौफनाक और भूतिया घर के तौर पर मशहूर है। ये कहा जाता है कि इस घर में आज भी भूत प्रेतों की मौजूदगी महसूस की जाती है और लोगों ने यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। इसकी चर्चा 2002 में सबसे ज्यादा सामने आई थी, जब वहां रहने वाली एक महिला और उसकी 2 बेटियां संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। कहा जाता है कि यह परिवार समाज से कटकर एकांत जीवन जी रहा था और इलाके के लोग उन्हें अजीब मानते थे। आसपास के लोग बताते हैं कि वे तीनों रात के समय लाल मोमबत्ती लेकर घर के अंदर ही घूमती थीं और उनकी गतिविधियां बहुत ही रहस्यमय और डरावनी थीं। तो मैंने इस स्टोरी को अच्छी तरह जानने के लिए आसपास के लोकल लोगों से बातचीत की और सभी ने अपने अलग अलग अनुभव हमारे साथ शेयर किए। कुछ मिडिल एज्ड लोगों ने हमें आज से 25 साल पहले की कहानी भी बताई। जब यह घटना पहली बार सामने आई थी तो उन सभी बातों को मिलाकर मैंने आपके सामने एक स्टोरी के रूप में इस पूरी घटना को रखने का प्रयास किया है। तो चलिए सभी साथी एक बार अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो ये बात 2002 की गर्मियों की एक शाम की है, जब हैदराबाद के कुंदन बाग की कुछ महिलाएं शाम को एक घर के सामने ही एक ठेले पर से सब्जियां ले रही थीं। वैसे तो वो गर्मियों के दिन थे, लेकिन उस घर के पास ना जाने क्या था जिसकी वजह से उस घर के सामने मौजूद सड़क पर काफी ठंडक थी। बस उसी वजह से सब्जी वाला उस सड़क पर अपना ठेला लेकर खड़ा था। सारी औरतें बातें करते हुए सब्जी ले ही रही थी कि तभी उनके पीछे मौजूद घर में से 2 8-10 साल की बच्चियां निकलकर बाहर आई और वहां पर एक दूसरे के पीछे पीछे भागते हुए खेलने लगी। इस दौरान उनमें से आगे भाग रही बच्ची के हाथ में एक कांच की बोतल थी जिसमें लाल रंग का कोई लिक्विड था। वो पीछे भाग रही बच्ची आगे भाग रही बच्ची के हाथ से वो बोतल छीनने की कोशिश कर रही थी। उनके खेल ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उनमें से एक औरत जिसका नाम सुधा था, मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। वहीं दूसरी औरत रीमा बोली, ये दोनों बच्चियां इस घर में रहती हैं, लेकिन सुधा, मैंने ज्यादा इस घर से बाहर किसी को निकलते हुए नहीं देखा। सुधा बोली, अरे रीमा, ये लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते, इनके परिवार में। सुधा बोल ही रही थी कि अचानक उसकी नजर उस घर पर पड़ी। उसमें से एक 30-35 साल की औरत एक काला कूड़े वाला थैला लेकर बाहर आई और वहीं सड़क के दूसरी ओर मौजूद उस कूड़ेदान में डालने लगी। उस औरत को वहां देखकर सुधा बिल्कुल शांत हो गई। उसी के साथ ही वहां मौजूद दूसरी औरतें और वो सब्जी वाला भी उस औरत को देखने लगा। वो औरत कूड़ा डालकर जब मुड़ी तो वहां खेल रही उन दोनों बच्चियों से एक कड़क आवाज में कहा, संध्या, शीतल, बहुत खेल लिया, बाहर चलो अब अंदर। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों बच्चियां दौड़कर वापस घर के अंदर जा घुसी। उसके अंदर जाते ही जब वो औरत भी अंदर जाने लगी तो सुधा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन जी, आइए ना, आप भी कुछ सब्जी ले लीजिए रात में बनाने के लिए। उस औरत ने सुधा को अजीब ढंग से घूरा और फिर कहा, नहीं, मुझे नहीं लेनी। बोलकर वो जाने को थी ही कि वहां मौजूद अन्य महिला बोली, अरे लगता है कि आप यहां नई आई हैं। मैं नमिता हूं, वो सुधा है, वो रीमा है, आपका नाम क्या है? उस औरत ने नमिता को भी अजीब ढंग से घूरा और कहा, मेरा नाम शोभिता है। नमिता बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई शोभिता जी, हम यहीं पास में रहते हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताइएगा। शोभिता ने कहा, जी जरूर, बोलकर वापस अपने घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही सुधा बोली,
कितनी अजीब औरत है सच में, कैसे घूर रही थी। नमिता बोली, अरे सुधा, वो परेशान होगी। सुधा बोली, अरे लेकिन परेशानी में कोई ऐसी घूरता है क्या? मुझे तो वह औरत बहुत अजीब लगी। न खुद ज्यादा बाहर निकलती है, न बच्चों को निकलने देती है, और उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। नमिता हैरानी से बोली, क्या बात कर रही है सुधा, और क्या सुना तूने? सुधा बोली, अरे इसके पति की और इसकी बहुत बहस होती है और वो गुस्से में यहां से जाने के लिए बोलता है। नमिता बोली, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, ये उनके घर का मामला है। उसके बाद सभी औरतें ऐसे ही आस पड़ोस की बातें करते हुए सब्जी लेकर अपने अपने घर चली गई। उसी रात जब सुधा अपने घर में सो रही थी, तब उसे शोभिता के घर की ओर से दोबारा से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। इस दौरान एक आदमी गुस्से में चीखते हुए बोला, मैं जा रहा हूं यहां से, समझी? तभी शोभिता की चीखने की आवाज आई, तुम मुझे और हमारे बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते, समझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रात के सन्नाटे में उनकी आवाज काफी गूंज रही थी, जो कि सुधा का घर उस घर से थोड़ी ही दूरी पर होने के कारण साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाजें सुनकर सुधा ने अपने पास सो रहे अपने पति सुबोध को उठाया और कहा, ऐ जी देखिए, पड़ोस वाले फिर लड़ रहे हैं। इस पर उसके पति सुबोध ने झल्लाते हुए कहा, अरे वो उनके घर का मामला है, तुम शांति से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये बोलकर उसका पति दोबारा सो गया। फिर सुधा भी इस बात को नजरअंदाज कर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुधा ने इस बारे में आस पड़ोस में मौजूद अपनी सभी सहेलियों को बताया। इस पर नमिता बोली, हो सकता है कि शोभिता किसी परेशानी में हो। अब ऐसे समय में पड़ोसी ही काम आते हैं, इसलिए हमें चलकर इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। आखिर पड़ोसी धर्म भी तो कुछ होता है। अरे शोभिता बहन, ये हम हैं, दरवाजा खोलिए। लेकिन अब भी वहां पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर वे सारी औरतें वहां से जाने लगी, क्योंकि जब शोभिता ही उनसे बात नहीं करना चाहती तो ये लोग क्या कर सकते थे। वे सारी औरतें जैसे ही जाने को हुई, वैसे ही उन्हें घर के अंदर से उन बच्चियों की हंसने खिलखिलाने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर सुधा रुकी और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बच्चों, यह हम हैं, दरवाजा खोलो, हम तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहते हैं। लेकिन उन दोनों बच्चियों ने तो जैसे ये सुना ही नहीं था। वो अपने खेल में ही मशगूल थी। सुधा ने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी उन बच्चियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही किसी ने दरवाजा खोला। थक हार कर वे सारी औरतें वापस जाने लगी। इस दौरान रीमा बोली, ये औरत शोभिता और उसके दोनों ही बच्चे बड़े अजीब हैं सच में। अरे हम बात ही तो करना चाहते थे, कौन सा उन्हें खा जाते, पता नहीं दरवाजा खोलने में क्या जाता उनका। ये लोग ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते। इस पर नमिता बोली, देखो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो बेचारी कल के झगड़े से वैसे ही परेशान होगी, इसलिए शायद किसी से बात नहीं करना चाहती। अब होते हैं ना कई लोग जो ऐसी सिचुएशन में सभी से कट ऑफ कर लेते हैं। वही सीन होगा शोभिता के साथ, और शायद इसलिए ही उसने बच्चों को भी मना किया होगा दरवाजा खोलने से। सुधा बोली, हाँ, अब बात जो भी है उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो। अब वो जब खुद ही किसी से बात नहीं करना चाहती तो हम क्यों जबरदस्ती करें। सभी महिलाओं को ये बात सही लगी और फिर उन सब औरतों ने उस दिन के बाद से शोभिता के घर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल मशगूल हो चुके थे। इन्हीं सब के दौरान एक रात मदन नाम का एक शख्स उस घर के ठीक सामने से अपने स्कूटर के ऊपर गुजर रहा था। उस घर के पास आते ही उसके स्कूटर की लाइट जलना बंद हो गई। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, ऊपर से वह 2002 का समय था, तो आप समझ ही सकते हैं कि वहां पर बिजली सप्लाई भी सड़क पर कितनी ही होगी। इसी कारण से मदन अपना स्कूटर संभाल नहीं पाया और सीधा उस घर की दीवार से जा टकराया। मदन गिरकर करहाने लगा। वो करहाते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक औरत की ठंडी रूखी आवाज आई, चले जाओ यहां से। वहां पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मदन को पता नहीं चला कि आखिर इतनी रात में यह कौन सी औरत है।
जो उससे इस तरह से बात कर रही है, लेकिन वह आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी जिससे मदन काफी ज्यादा घबरा गया और वो अपना स्कूटर वहीं छोड़कर किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। सुबह उठकर मदन अपने 2-3 दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ वहां आया। वहां आकर उन्होंने पाया कि उस घर की दीवार के साइड ही उसका स्कूटर पड़ा हुआ था। मदन के किसी रिश्तेदार ने वो स्कूटर उठाया और उसे चेक करने लगा तो उसने पाया कि उसकी हेडलाइट तो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर मदन हैरानी से बोला, मेरा यकीन करो, कल रात को ये नहीं जल रही थी और मुझे किसी औरत की भी आवाज आई जो मुझे बोल रही थी कि यहां से मैं चला जाऊं। मदन का रिश्तेदार बोला, देखो तुमने कल रात पी रखी थी, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा होगा। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हारा स्कूटर अभी तक चोरी नहीं हुआ, वरना इसमें चाबी भी लगी हुई थी और तेल भी था। अब मदन को भी यही लगने लगा कि शायद ज्यादा पीने की वजह से ही उसे ये वहम हुआ होगा, इसलिए वो भी इस बारे में भूलकर अपने स्कूटर को लेकर वहां से चल दिया। इन्हीं सबके कुछ दिन बाद सुधा जब अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी, तब उसकी नजर शोभिता के घर के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि शोभिता के घर की छत पर शोभिता की दोनों बेटियां हाथ में वही लाल बोतल पकड़े खेल रही थी। वह लाल बोतल आगे भाग रही बच्ची के पास थी और उसके पीछे दूसरी बच्ची उसे लेने के लिए भाग रही थी। सुधा ने आसपास नजर दौड़ाकर शोभिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शोभिता वहां नहीं थी। उसके बाद सुधा दोबारा से अपने कामों में लग गई। इन्हीं सब के दौरान जब सुधा की नजर दोबारा उन बच्चियों पर पड़ी तो उसने देखा कि वे दोनों बच्चियां उस बोतल को किसी रस्सी से बांधकर छत से नीचे की तरफ लटका रही थी। ये देखकर सुधा मन ही मन बड़बड़ाने लगी। अजीब तरह का खेल खेल रहे हैं ये शोभिता के बच्चे तो। ठीक इसी दौरान सुधा का 12 साल का बेटा वहां आया और सुधा को यूं बड़बड़ाता देखकर बोला, अरे मम्मी, आप ऐसे बड़बड़ा क्यों रहे हो? सुधा उसकी तरफ पलटी और बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, वो सामने जो शोभिता आंटी रहती है ना, उनके बच्चे खेल खेल में कोई बोतल छत से लटका रहे हैं, वही देखकर थोड़ा अजीब लगा बस। ये सुनकर सुधा के बेटे ने शोभिता के छत की ओर देखा और कहा, लेकिन वहां तो कोई नहीं है मां। ये सुनकर सुधा हैरानी से पलटी और जब उसने शोभिता के छत की ओर देखा तो पाया कि वहां पर सच में कोई नहीं था। ना ही वहां पर शोभिता के दोनों बच्चे थे और ना ही वह बोतल जिसे उन्होंने छत से उल्टी लटकाई थी। ये देखकर सुधा हैरान रह गई, क्योंकि इतनी सी देर में वह दोनों बच्चे आखिर कहां जा सकते हैं। पहले तो सुधा को लगा कि हो सकता है उसे वहम हुआ हो, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस तरह से तो उसे वहम नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही वह ज्यादा थकी हुई है और ना ही उसकी आंखें कमजोर थीं। अब वो इस बारे में अपने बेटे से तो बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बच्चा ही तो था। इसलिए उसने इस बारे में आस पड़ोस की महिलाओं से बात करने की सोची। सुधा ने सारे काम निपटाए और जल्दी से नमिता के घर पहुंचकर उसे ये बात बताई। तब नमिता बोली, देखो वो बच्चे हो सकता है कि वहां से चले गए हों। इस पर सुधा बोली, अरे लेकिन नमिता, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं वो? नमिता बोली, अरे तो और क्या ही कारण होगा? इस पर सुधा कुछ सोचते हुए बोली, देख नमिता, तू माने या ना माने वो फैमिली अजीब तो है, और वो फैमिली ही नहीं बल्कि उस घर के आसपास का पूरा माहौल ही बहुत अजीब है। देखा नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन वहां पर ठंडक रहती है। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, वहां पर रात के समय किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया था। यह सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? नमिता बोली, ये सब सिर्फ इत्तेफाक ही है, और मान लो कि अगर ये इत्तेफाक नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं? देख यार, वो हमें परेशान नहीं कर रहे तो हम इस बारे में क्यों ज्यादा सोचे, इग्नोर कर। इस पर सुधा बोली, देख नमिता, मुझे लगता है कि उस घर में जरूर कुछ अजीब हो रहा है, तो हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। नमिता बोली, लेकिन जाएंगे कैसे? वो लोग तो दरवाजा खोलते ही नहीं हैं। अरे सुधा, छोड़ना ये सब, ये उनका अपना मामला है, वो लोग खुद निपटा लेंगे। सुधा शोभिता के घर के अंदर जाकर देखना तो चाहती थी, लेकिन उसकी वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी,
क्योंकि उस घर के आसपास का माहौल काफी अजीब था। ऊपर से शोभिता जिस तरह से घूरती थी वो किसी को भी डरा सकता था। खैर, सुधा भी इस बारे में भूलकर अपनी लाइफ जीने लगी। सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक रात एक चोर की नजर शोभिता के घर पर पड़ी। लोगों से जिस तरह की बातें उस चोर ने शोभिता के घर के बारे में सुनी थी, उससे तो उसे यही पता चला था कि शोभिता का पति शायद यहाँ से जा चुका था और अब इस घर में शोभिता और उसके बच्चे अकेले रहते हैं। उस चोर के लिए ये काफी ज्यादा बढ़िया मौका था, क्योंकि अकेली औरत का घर लूटना उसके लिए काफी आसान था, क्योंकि वो आखिर कर ही क्या सकती थी। यही सोचकर वो चोर उस घर के अंदर घुसा। घर के अंदर घुसते ही उसे एक गंध आई, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। उस चोर के लिए ये बदबू सहन करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये उसके लिए काफी बढ़िया मौका था। इसलिए वो जैसे तैसे अपने मुंह पर रूमाल बांधकर आगे बढ़ने लगा। उस चोर ने पाया कि घर के एक हिस्से की लाइट अब भी जल रही थी। इस वजह से उस चोर को थोड़ा शक हुआ कि कहीं वो लोग जाग तो नहीं रहे, इसलिए वो थोड़ी देर बाहर ही रहा। लेकिन जब आधे घंटे बाद भी अंदर से उसे कोई आवाज नहीं आई और ना ही कोई वो लाइट बंद करने बाहर आया, तो वो समझ चुका था कि हो ना हो इस घर में रहने वाली वो औरत इसे जलाकर बंद करना भूल चुकी थी। खैर, उसे इससे ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अंदर जाने के लिए कोई खुली खिड़की वगैरह देखने लगा। उसे कोई खुली खिड़की तो नहीं मिली, लेकिन उसे घर के खिड़की दरवाजे खोलने का जो एक्सपीरियंस था वो उसके काम आ गया। और फिर जैसे तैसे वो अंदर आया। अंदर आकर तो वो बदबू और ज्यादा तेज हो गई थी और वहां काफी ज्यादा अंधेरा था। इसलिए उसने अपना टॉर्च निकाला और उसे जलाकर देखने लगा। वो टॉर्च जलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक जब वो एक कमरे में आया तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर पड़ी, जिनकी कुर्सियों के ऊपर 2 सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थी। वो लाशें देखकर वो चोर काफी ज्यादा घबरा गया और पीछे हटने लगा कि तभी अचानक वो पीछे से किसी से टकरा गया। जब वो पलटा तो घबराते हुए वहीं गिर पड़ा। दरअसल वो चोर एक भयानक साए से टकरा गया था। वो साया किसी औरत का था जिसके सारे बाल आगे की ओर आए हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो चोर जब नीचे गिरा तो उसकी टॉर्च भी नीचे गिर गई थी, जो कि सीधे उस भयानक महिला के पैरों के पास ही गिरी थी, जिसके कारण उस महिला के उलटे पैर साफ नजर आ रहे थे। उस भयानक महिला को देखकर वो चोर काफी घबरा गया और वो खिसकते हुए पीछे की ओर जाने लगा। वो जैसे जैसे पीछे जा रहा था, वो भयानक महिला बिना कुछ कहे आगे बढ़ रही थी। इन्हीं सब में पीछे की दीवार आ गई और वो चोर वहीं रुक गया। अब यहाँ पर उस चोर की किस्मत काफी अच्छी थी, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि उस पीछे वाली दीवार पर ही एक खिड़की थी। उस चोर ने जब ये देखा तो तेजी से वो खिड़की खोलकर वहां से बाहर निकल गया। वो चोर बिना रुके तेजी से उस घर से बाहर आ गया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। वो तब तक भागता रहा जब तक कि उस घर से काफी दूर ना निकल गया हो। काफी देर बाद वो चोर रुका। उसकी सांसें फूल रही थीं। डर के कारण पूरा शरीर पसीने से एकदम तर था। वो अपनी सांसों को संयत करने की कोशिश करते हुए ये सोच रहा था कि अभी इस घर के अंदर आखिर उसने क्या देखा, और उसने जो देखा वो कहीं सपना तो नहीं था। लेकिन बात जो भी हो, वो अब यहाँ पर वापस तो कभी नहीं आने वाला था। यही सोचकर वो चोर आगे बढ़ रहा था कि तभी अंधेरा होने के कारण उसने अपनी टॉर्च जलाने की सोची। लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च ढूंढी तो उसे वो वहां नहीं मिली। फिर अगले ही पल उसे याद आया कि उसकी टॉर्च तो वहां उस अजीब से घर के अंदर रह गई थी। उस घर के अंदर 2 डेड बॉडीज उस चोर ने देखी थी, इसलिए आज नहीं तो कल पुलिस वहां जाकर वो बॉडीज अपने कब्जे में ले ही लेगी, और उस समय जब उन्हें उस चोर की टॉर्च वहां मिलेगी तो उनका शक उस पर ही जाएगा। ये सब सोचकर उस चोर के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसने तो इसमें कुछ किया ही नहीं था और बेवजह ही इन 2 मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लग जाएगा। अब उस चोर के पास यहाँ 2 ही रास्ते थे। पहला, वो उस घर के अंदर जाकर अपनी टॉर्च जाकर वापस ले आए, जो कि वो नहीं कर सकता था क्योंकि वहां वो खतरनाक औरत जो थी। और दूसरा रास्ता उसके पास ये था कि वो खुद ही जाकर इन सब के बारे में पुलिस वालों को बता दे। इससे कम से कम उसके ऊपर सिर्फ
चोरी का ही इल्जाम लगेगा। उस चोर ने इसमें से दूसरे रास्ते को चुना और वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। अब तक सुबह भी होने को आई थी। रात का स्टाफ पुलिस स्टेशन से जा रहा था और दिन का स्टाफ आ रहा था। वो चोर पुलिस स्टेशन में आया और रात में हुई पूरी घटना उन सबको बता दी। उन लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो सबका पहला शक उसी पर गया कि हो ना हो इसी ने ही ये सब किया होगा और अब यहाँ पर झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले उस चोर को लेकर उस घर में गए। पुलिस को वहां देखकर आसपास के लोग हैरानी से ये सब देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस यहाँ क्या कर रही है। खैर, पुलिस वाले अंदर गए तो उन्हें भी एक बदबू सी आई। वो लोग नाक पर रूमाल रखकर जब दरवाज़ा खोलने लगे तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन लोगों ने जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़ा और फिर अंदर घुसे। वो चोर तो डर के मारे एक हवलदार के साथ घर के बाहर ही मौजूद था और बाकी पुलिस वाले घर के अंदर छानबीन करने लगे। घर के अंदर वो लोग जब छानबीन कर रहे थे तब उन्हें 2 डेड बॉडीज डाइनिंग टेबल पर और एक बॉडी बेडरूम में मिली। उन पुलिस वालों ने उन तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिलहाल के लिए उनका शक उस चोर के ऊपर था, इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ होने लगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले आस पड़ोस में पूछताछ करने लगे कि आखिर इस घर में कौन लोग रहते थे। उस घर के अंदर जो 3 डेड बॉडीज मिली थी वो एक औरत और 2 बच्चियों की थी। जब पुलिस वालों ने ये बात उनको बताई तो उन लोगों को पता चल गया था कि ये शोभिता और उसकी बेटियों की ही बॉडी थी। लेकिन उन्हें इस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर उसका पति कहाँ गया। तब सुधा को याद आया कि कुछ दिनों पहले शोभिता और उसके पति का झगड़ा हो रहा था और वो सब कुछ छोड़कर जाने की बात कर रहा था। इसलिए हो ना हो उसका पति उसे और दोनों बच्चों को मारकर भाग गया होगा। यही बात सुधा ने पुलिस वालों को भी बताई। अब पुलिस वालों के पास 2 सस्पेक्ट थे, एक वो चोर और दूसरा शोभिता का पति। जब पुलिस वालों ने छानबीन की तो पाया कि वो सिर्फ एक मामूली चोर है और छोटी मोटी चोरियां ही करता है। उसका नाम किसी बड़ी चोरी या किसी बड़े काम में नहीं आया था, इसलिए पुलिस को वो निर्दोष लगा। ऊपर से जब उन लाशों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि वो लाशें 1-2 दिन नहीं बल्कि 5-6 महीने पुरानी थीं और जबकि वो चोर तो 1 आध दिन पहले वहां गया था और सबसे बड़ी बात, उस चोर ने वहां 2 लाशें देखी थी जबकि वहां 3 लाशें थीं, जिसका मतलब साफ था कि वो उन दोनों लाशों को देखकर ही काफी घबरा गया था, जिस कारण उसने पूरे घर में देखने की जगह वहां से भागना मुनासिब समझा। इन्हीं सब कारणों के कारण पुलिस ने उस चोर को छोड़ दिया था और अब उनका मेन सस्पेक्ट शोभिता का पति था। पुलिस के सामने उसे ढूंढने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आज तक उसके पति को वहां आसपास किसी ने नहीं देखा था। बस उसकी और शोभिता के लड़ने की आवाज ही सुनी थी। पुलिस को उसे ढूंढने के लिए उसकी फोटो चाहिए थी, इसलिए वो दोबारा उस घर के अंदर घुसे छानबीन करने के लिए। वहां आकर उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन उस घर में कहीं भी ना तो शोभिता और बच्चों की फोटो मिली और ना ही उसके पति की। यहां तक कि उस घर में कहीं कोई ऐसा कागज वगैरह भी नहीं मिला जहां उस पूरे परिवार का नाम वगैरह लिखा हो। यहां तक कि कोई कॉपी या स्कूल बैग भी उन्हें नहीं मिला जिससे उन दोनों बच्चियों का पता चले कि वो कहां पढ़ती थी। घर में ढूंढने के बाद घर के अंदर से काफी काले जादू का सामान मिला। यहां तक कि एक कांच की बोतल भी उन्हें मिली जिसके अंदर कोई लिक्विड था। जब उस लिक्विड की जांच की गई तो पाया कि वो लिक्विड खून था और वो खून इनमें से किसी का नहीं था। उसके डीएनए से पता चला कि वो खून किसी आदमी का था और इतना ही नहीं, उस खून का डीएनए उन बच्चियों की लाश के साथ मेल खा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि ये उनके पिता का ही खून है। अब ये देखकर पुलिस वालों का दिमाग काफी चकराने लगा, क्योंकि अब तक तो यही लग रहा था कि ये सब उसके पति ने किया होगा, लेकिन यहां तो उसका ही इतना सारा खून एक बोतल के अंदर पुलिस वालों को मिला था। अब ये गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती जा रही थी, इसलिए उन्होंने दोबारा से आस पड़ोस में पूछताछ की। उस घर के सबसे ज्यादा पास सुधा का घर था, इसलिए सबसे पहले उससे ही पूछताछ की गई। तब पुलिस वाले ने कहा, इस शोभिता के घर से हमें काले जादू का काफी सारा सामान मिला है। इसी के साथ ही एक खून वाली बोतल भी मिली है।
क्या ये शोभिता काला जादू वगैरह करती थी? आपने कुछ देखा क्या कभी? ये सब सुनकर सुधा को याद आया कि कैसे शोभिता की बेटियां एक लाल रंग की बोतल हाथ में लेकर खेलती थीं, इसलिए वो बोली, सर, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने कई बार उसकी बेटियों को उस बोतल से खेलते हुए देखा था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैंने उसकी दोनों बेटियों को छत पर उस बोतल के साथ खेलते हुए देखा था। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़े अजीब लोग हैं। सच में वो कभी किसी से बात नहीं करते, और जब हम लोग उनके घर गए तो दरवाजा ही नहीं खोला। ये सुनकर वे पुलिस वाले हैरानी से बोले, ये कितने दिनों पहले की बात होगी? सुधा कुछ सोचते हुए बोली, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन। ये सुनकर वो पुलिस वाला बोला, ये कैसे हो सकता है? उस घर के अंदर जो डेड बॉडीज मिली थी वो तो महीनों पुरानी है। ये सुनकर सुधा के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सही सुना या गलत। तभी वो पुलिसकर्मी दोबारा बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई गलत फहमी हुई है? सुधा बोली, बिल्कुल नहीं सर, और अगर आपको यकीन ना हो तो नमिता, रीमा और उस सब्जी वाले से ही पूछ लीजिए। उनके सामने भी शोभिता और उसके बच्चे घर से बाहर आकर खेल रहे थे। अब बात यहां पर काफी सीरियस थी, इसलिए उन पुलिस वालों ने उन सभी लोगों से पूछताछ की। सबने यही बात बोली कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही शोभिता और उसके बच्चों को देखा था। ये सुनकर पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा है तो है क्या। वो इसी बारे में तहकीकात कर रही थी कि एक रात उसी घर के सामने वाली सड़क पर एक गाड़ी जा रही थी। गाड़ी वाले ने किसी तरह का कोई नशा वगैरह भी नहीं किया हुआ था, और उस समय इतनी रात भी नहीं हुई थी। उस समय ज्यादा से ज्यादा रात के 9 या 10 ही बज रहा होगा। गाड़ी वाला गाड़ी में रेडियो सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी वाला उस सड़क पर आया ही था कि तभी अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई। गाड़ी में जो रेडियो पर गाना चल रहा था वो भी बंद हो गया, और उसकी जगह एक भयानक आवाज आने लगी, चले जाओ यहां से। ये सब देखकर गाड़ी वाला काफी ज्यादा घबरा गया। उसे सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से रेडियो पर गाने की जगह ये भयानक आवाज। वो शख्स गाड़ी संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठीक तभी उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने की दीवार से जा टकराई। अब चूंकि उस समय ज्यादा रात नहीं हुई थी, तो उस एक्सीडेंट की आवाज वहां पास में रह रही सुधा के घर तक भी आई। सुधा के घर वाले कुछ लोगों के साथ टॉर्च लेकर जब वहां पहुंचे तो ये सब देखकर फौरन ही उस शख्स को अस्पताल ले गए। उस शख्स ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, जिस वजह से उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वो बेहोश जरूर हो गया था। होश में आने पर जब उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने घबराते हुए सारी बात बता दी। उस घर के अंदर से 3 लाशों के साथ तंत्र मंत्र का सामान मिला था। इसी के साथ ही उस घर के लोगों को अब भी देखा गया था, जिसके कारण उन सबको वहां किसी अदृश्य ताकत का साया लगने लगा। इसलिए उसी समय उन सभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो लोग वहां नहीं जाएंगे और ना ही उस घर के आसपास फटकेंगे। अब ये सब करके इन लोगों को यही लग रहा था कि ये सब यही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। इन सब के कुछ दिन बाद देर रात जब सुधा उठी तो उसकी नजर एकाएक ही शोभिता के उस बंद पड़े घर के ऊपर पड़ी। उसने पाया कि उस घर में लाइट जल रही थी। ये देखकर सुधा को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल था। सुधा हैरानी से उस घर को देख ही रही थी कि तभी अचानक उसे उस घर में लाइट के पास ही एक भयानक काला साया टहलते हुए नजर आया। उस साये की लाल आंखें इतनी भयानक लग रही थी कि किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। सुधा घबराते हुए ये देख ही रही थी कि अचानक उस साये ने सुधा की ओर देखा। ये देखकर सुधा घबराते हुए अपनी जगह पर पीछे जा गिरी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं, पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। घबराते हुए वो तेज तेज सांसें ले रही थी। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला और फिर दोबारा से शोभिता के घर की ओर देखने लगी कि वो साया गया या नहीं। अब यहां सुधा ने जैसे ही दोबारा शोभिता के घर की ओर देखा तो पाया कि वहां लाइट अब भी जल रही थी
और उस लाइट की रोशनी में वो लाल आंखों वाला भयानक शैतान अब भी सुधा की ओर देख रहा था। ये सब देखकर सुधा जोर से चीखी, आ! उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पति जागा और उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। तब सुधा ने शोभिता के घर की ओर उंगली से इशारा किया, क्योंकि वो कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। उसके पति ने जैसे ही उस ओर देखा तो पाया कि वहां लाइट जल रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद वो साया अब तक जा चुका था। पहले तो उसके पति ने कहा, अरे क्या हुआ, वहां सिर्फ लाइट ही तो जल रही है। सुधा ने किसी तरह से खुद को शांत किया और कहा, वहां कोई रहता ही नहीं है और उस घर के आसपास हादसे होते रहते हैं। भूल गए और अभी मैंने वहां पर किसी अजीब से काले साए को खड़े देखा। यह सुनकर उसका पति काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसने दोबारा से शोभिता के घर की ओर देखा। वो उस घर की तरफ देखते हुए इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उस घर की लाइट बंद हो गई। ये सुनकर सुधा बुरी तरह से घबराते हुए उसके सीने से जा लगी। सुबह तक सुधा को डर की वजह से काफी तेज बुखार लग चुका था। उसके पति से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी और यहां रहना भी काफी खतरनाक हो सकता था। इसलिए उसने दूसरी जगह घर देखना शुरू किया। ये रात वाली बात जब आस पड़ोस के लोगों को पता चली तो लोगों में डर का माहौल घर कर गया। उन सभी लोगों को पता था कि यहाँ किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सभी लोग अब उस घर से दूर तो रह ही रहे थे। इसी के साथ ही कई लोग यहाँ से जाने की भी तैयारियां करने लगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को इस केस के बारे में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था, इसलिए वो लोग दोबारा पूछताछ करने के लिए वहां आए। तब बातों बातों में पता चला कि सुधा का पति सुबोध कहीं और घर देख रहा है। अब पुलिस वालों को तो केस बंद करने की पड़ी थी और उन्हें कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए उनका शक सुधा के परिवार पर गया और उन्होंने उन लोगों से आड़े टेढ़े सवाल करना शुरू कर दिया। अब यहां पर बात काफी ज्यादा सीरियस थी। शोभिता के घर पर शैतानी साया था और कह नहीं सकते कि वो कब किसको नुकसान पहुंचा दे, इसलिए कॉलोनी के सभी लोग भड़क गए। फिर नमिता बोली, आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें परेशान करें। अरे उस घर में शैतानी साया है तो ऐसे में हम अपनी जान ना बचाएं। उनमें से एक पुलिस वाला पंकज बोला, हाँ, लेकिन अभी ही अचानक इन्हें जाने की क्या पड़ी है। इस घर के सबसे पास यही घर है, क्या पता इन्होंने ही इनके पति के साथ मिलकर उन तीनों को मारा हो और अब कानून के डर से यहां से भाग रहे हों। अब ये सब सुनकर उन सब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, क्योंकि वो लोग पहले ही परेशान थे। ऊपर से उन सब की ये बातें उन्हें और ज्यादा परेशान करने लगी। इसलिए सुबोध बोला, ठीक है, एक काम करिए, कुछ दिन खुद ही उस घर पर नजर रखकर देख लीजिए। अगर आपको लगा कि सब सही है तो हम यहीं रहेंगे और आपको जो करना है करना। अब यहां पर सुबोध इतने भरोसे के साथ ये कह रहा था, ऊपर से उन्हें ये केस भी जैसे तैसे बंद करना था, इसलिए वो उनकी बात मान गए। और फिर उस रात 2 हवलदार पवन और हरि उस घर के आसपास नजर रखने लगे। वो दोनों दूर से ही उस घर पर नजर रख रहे थे। 2 दिनों तक तो वहां उन्हें कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। तीसरी रात वो दोनों टहलते हुए उस घर के पास आने लगे। इस दौरान हवलदार हरि बोला, अरे यार, इन लोगों ने अजीब काम में लगा दिया हम लोगों को। बोलते हैं यहां कुछ अजीब है, अभी तक तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। तब पवन बोला, हाँ यार, कितना मस्त बंगला है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि इस घर के अंदर कौन लोग रहते थे। यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फैमिली इतने दिनों से यहां रह रही हो और इन लोगों को ज्यादा किसी ने नहीं देखा। मतलब ये लोग सब्जी वगैरह लेने जाते होंगे तब तो देखा होगा। मुझे तो लगता है कि ये कॉलोनी वाले झूठ बोल रहे हैं। जरूर इन लोगों की मिली भगत होगी और अब ये बहाना बना रहे हैं। हरि बोला, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ दिन और यहां पर देखकर हम बता देंगे कि यहां सब नॉर्मल है, फिर तो ये लोग पकड़े ही जाएंगे। वो दोनों बातें करते करते उस घर के ठीक सामने आ खड़े हुए थे। आसपास काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन उनके पास जो टॉर्च थी उससे वहां पर थोड़ी रोशनी थी। वे दोनों शांति से उस घर को निहार रहे थे कि तभी अचानक हरि की नजर उस घर के गेट के नीचे पड़ी।
उसने पाया कि अंदर से कुछ रोशनी गेट के नीचे पड़ रही थी। उसने अपनी टॉर्च बंद की और फिर देखा तो पाया सच में अंदर से रोशनी आ रही थी। उसने पवन को इशारा किया। ये देखकर पवन फुसफुसाते हुए बोला, ये कॉलोनी वाले तो बड़े चालाक निकले सच में। हमें धोखा देने के लिए खुद ही अंदर जाकर लाइट जला ली। चलो इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ते हैं, हो सकता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए। ये सोचकर ही वो दोनों काफी खुश हो गए और फिर गेट फांद कर अंदर जाने लगे, बिना ये सोचे कि वो दोनों कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। वो दोनों जब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर लाइट जल रही थी। ये देखकर वो दोनों उस ओर आए और आसपास देखने लगे कि शायद उन्हें कोई कॉलोनी वाला मिल जाए, लेकिन वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ये सब देखकर पवन फुसफुसाते हुए बोला, यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। तब हरी धीमे से बोला, मुझे लगता है कि वो लोग अंदर जाकर छिप गए हैं ताकि हम उन्हें ढूंढ ना पाए। पवन बोला, तो क्या करें, अंदर चलकर देखें? हरी कुछ सोचकर बोला, एक काम करते हैं, मैं अंदर जाकर उन्हें देखता हूं और अगर कोई बाहर भागने की कोशिश करे तो तुम उसे पकड़ लेना। पवन को यह बात सही लगी और फिर हरी उस घर के अंदर जा घुसा। वहीं पवन बाहर एकदम तैयार खड़ा था। हरी अंदर जाकर घर के अंदर देख रहा था कि अचानक उसे एक कमरे की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आईं। वो आवाज सुनकर हरी सावधानी से उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से किसी ने उसके पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। हरी इधर उधर हैरानी से देखने लगा, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हरी ने अंधेरे में ही हाथ पांव मारे, लेकिन वहां आसपास उसे कोई महसूस नहीं हुआ। हरी उठा और उठकर उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। इन्हीं सब के दौरान पवन बाहर खड़ा तैयार था कि तभी अचानक उसे उस घर के पीछे के हिस्से से दो बच्चों की हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। वो आवाज ऐसी नहीं लग रही थी जैसे कि किसी ने रिकॉर्ड करके बजाया हो, बल्कि वो किसी बच्चे की ही आवाज लग रही थी जो कि वहीं पर था। पवन का माथा ठनका कि इतनी रात में कोई बच्चा यहां क्यों आएगा। ये सोचकर वो तेजी से उस आवाज की दिशा में बढ़ते हुए उस घर के पीछे की तरफ आ पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। अब इसके आगे पवन कुछ सोच समझ पाता उसे घर के आगे की तरफ से बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। वो आवाज सुनकर पवन दोबारा से घर के आगे वाले हिस्से में आया, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ हरी अब अपनी टॉर्च जलाकर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान वो एक तेज आवाज में बोला, कौन है वहां पर, सामने आओ, तुम लोग बच नहीं सकते समझे। हरी के इतना बोलते ही वो आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई। इससे हरी को पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो ये किसी का कोई खेल ही है। अब हरी को काफी गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से में उस कमरे की ओर आया। कमरे के दरवाजे पर आकर हरी गुस्से में बोला, देखो जो कोई भी है चुपचाप बाहर आकर सरेंडर कर दोगे तो तुम्हें सजा कम होगी। लेकिन कमरे के अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर हरी दोबारा बोला, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं अंदर आ जाऊंगा, तो बेहतर यही होगा कि खुद ही सामने आ जाओ। लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं आई और ना ही कोई बाहर आया। तब हरी ने गिनती गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3, और फिर इसी के साथ ही उसने वो दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसने टॉर्च की रोशनी से अंदर झांका, लेकिन वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ और नहीं था। ये देखकर हरी कमरे के अंदर आया और हर जगह देखने लगा, लेकिन उसे यहां कोई भी नजर नहीं आया। वो कमरे के हर एक कोने में देखने लगा और जब वो झुककर बेड के नीचे देखने लगा तो उसे वहां एक काला साया नजर आया। उसे देखकर हरी एक पल के लिए तो हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें मसली और फिर जब उसने दोबारा देखा तो पाया कि वहां कोई काला साया नहीं था। हरी को लगा कि शायद उसे वहम हुआ होगा, इसलिए वो उस कमरे से बाहर आकर उस घर के दूसरे कमरों में देखने लगा। इसी दौरान बाहर पवन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे याद आया कि इस घर में 2 बच्चियों की लाशें भी मिली थीं और आसपास वालों ने भी यहाँ पर कुछ दिनों पहले 2 बच्चियों को खेलते हुए भी देखा था और अब भी उसे बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं।
ये सब सोच सोचकर ही पवन को पसीने आने लगे थे। उसे लगा कि अगर सच में ही ये उन मृत बच्चियों की आवाज हुई तो। ये सोचकर पवन काफी ज्यादा घबरा गया और उसने यहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन यहां समस्या ये थी कि हरि उस घर के अंदर था और पवन उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए उसने घर के बाहर से ही हरि को आवाज दी, हरि चलो यहां से, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अंदर से हरि की कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर पवन ने दोबारा उसे आवाज दी, लेकिन इस बार भी उसे हरि की कोई आवाज नहीं आई। पवन का मन किसी अनहोनी की आशंका में जोरों से धड़कने लगा था। वहीं उस घर के अंदर मौजूद हरि को पवन की कोई भी आवाज नहीं आई थी। वो टॉर्च जलाकर घर के अंदर यहां वहां देखने लगा। उसे लगा कि शायद कोई उसे गुमराही करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो अब उसे पकड़ना चाहता था। हरि टॉर्च लेकर एक दूसरे कमरे में आया। वहां उसने हर जगह देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन ठीक अगले ही पल उसे किसी औरत की ठंडी रूखी आवाज आई, जस्ट लीव। वो आवाज सुनकर हरि काफी ज्यादा घबरा गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई, लेकिन फिर किसी तरह से खुद को संयमित करते हुए उसने उस आवाज की दिशा में घूमकर टॉर्च से देखा। लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि यहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। हरि को डर तो लग रहा था, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि यहां कोई शैतानी साया है। इसलिए वो उस वार्निंग को नजरअंदाज कर दोबारा से आसपास देखने लगा। हरि उस टॉर्च से आसपास देख ही रहा था कि तभी एक भयानक सड़ा गला चेहरा उसके सामने आ गया। उस भयानक चेहरे को देखकर हरि काफी ज्यादा घबरा गया और डर के मारे पीछे गिर पड़ा। डर के मारे हरि का गला सूख चुका था। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि यहां आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो घबराते हुए उस भयानक महिला को देख रहा था। इस दौरान उसकी नजर नीचे की ओर उसके पैरों की ओर पड़ी तो उसने पाया कि उस भयानक महिला के पैर सीधे ना होकर उल्टे थे। किसी सामान्य इंसान के पैर ऐसे होना नामुमकिन थे। इसलिए अब हरि को यहाँ के लोगों की बात का भरोसा हो गया था। अब यहाँ पर हरि घबरा तो काफी गया था, लेकिन फिर उसने किसी तरह से हिम्मत बटोरी और फिर उठ खड़ा हुआ। वो उठते ही उसके पीछे मौजूद एक कमरे में जा घुसा। अंदर जाते ही उसने दरवाजा अंदर से लगा लिया और अब वो वहां से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगा। अब किस्मत से उस कमरे में एक खिड़की भी थी, जिसकी वजह से हरि के मन में जिंदा रहने की एक आस थी। वो दौड़कर उस खिड़की के पास आया और खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ वो खिड़की खुल ही नहीं रही थी। वो घर काफी समय से बंद था। शायद इसी वजह से वहां के खिड़की दरवाजे थोड़े जाम थे, या फिर बात शायद कुछ और ही थी। आपको क्या लगता है? खैर, इन सब से हरि काफी ज्यादा घबरा गया था। वो उस खिड़की को खोलने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खिड़की थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हरि घबराते हुए वो खिड़की अब पीटने लगा और इसी के साथ ही चिल्लाने लगा, पवन जल्दी यहाँ आ, ये खिड़की खोलने में मेरी मदद कर। वहीं दूसरी तरफ पवन वहां पर बार बार हरि को आवाज दे रहा था, लेकिन हरि के कानों में पता नहीं क्यों वो आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। पवन का मन तो कर रहा था वो वहां से अकेले ही भाग जाए, लेकिन अगर वो अपने साथी को ऐसे छोड़कर भागा तो उसकी नौकरी जा सकती थी। इसलिए अब पवन ने भी उस घर के अंदर घुसकर हरि को बाहर लाने का सोचा, और वो भी अब उस घर के अंदर घुसने के लिए वहां की वही खिड़की खोलने लगा जिससे हरि अंदर गया था। लेकिन वो खिड़की खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर पवन काफी ज्यादा घबरा गया और वो खिड़की पीटते हुए चिल्लाने लगा, हरि तुम ठीक हो ना? दूसरी तरफ हरि भी उस कमरे की खिड़की पीट रहा था, लेकिन उसे पवन की कोई आवाज नहीं आई और ना ही पवन ने वो खिड़की खोलने में उसकी सहायता की। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा था और हरि ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रह सकता था। इसलिए उसने वो खिड़की ही तोड़कर वहां से निकलने की सोची। हरि आसपास देखते हुए कुछ ढूंढने लगा जिससे खिड़की तोड़ी जा सके। तब उसने देखा कि वहां पास में ही एक लोहे की फोल्डिंग पड़ी हुई थी। उसने ज्यादा समय ना गंवाते हुए उस फोल्डिंग का एक पैर तोड़ने की कोशिश की। ये काम काफी मुश्किल था, लेकिन हरि ने जैसे तैसे उस फोल्डिंग का एक पैर तोड़ा और फिर उसके सिरे को तेजी से उस खिड़की पर मारने लगा।
5-6 वार के बाद आखिरकार वो खिड़की टूट ही गई। खिड़की टूटते ही हरी तेजी से उस खिड़की से बाहर कूद आया। बाहर आते ही उसने अपने आप को संभाला और फिर घर के आगे की तरफ आने लगा। वहां पर पवन खिड़की पीट रहा था। उसे ऐसे देखकर हरी ने उसे आवाज दी, पवन, यहां से जल्दी चलो, ये जगह सही नहीं है। उसकी आवाज पीछे से आती सुनकर पवन को काफी हैरानी हुई कि ये पीछे से क्यों आया, लेकिन उस समय इस बारे में बात न करते हुए पवन हरी के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों उस घर की बाउंड्री वॉल की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक ही उनके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उनके ठीक सामने ही वही भयानक उल्टे पैरों वाली महिला खड़ी थी। उस महिला को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन फिर किसी तरह से हिम्मत बटोरकर वे दोनों वहां से उस घर के पीछे की तरफ भागे। वहां आकर उन दोनों ने तेजी से चढ़कर वहां की बाउंड्री वॉल फांद दी और फिर उस घर से बाहर की तरफ आ गए। लेकिन वो दोनों यहां पर नहीं रुके। वे दोनों काफी समय तक यूं ही भागते रहे जब तक कि उनके फेफड़ों की शक्ति खत्म ना हो गई हो। अगली सुबह हरी और पवन ने अपने साथ रात में हुई सारी घटना अपने सीनियर को बताई। पहले तो उसे यही लगा कि इन दोनों को ही शायद वहम हुआ होगा, लेकिन सवाल ये था कि दोनों को ही एक जैसा वहम कैसे हो सकता है। खैर, पुलिस वालों ने हर एंगल से इस केस की छानबीन की, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों का पता ही नहीं चला। वहीं उस घर के आसपास से गुजरने पर लोगों के साथ अजीब सी घटनाएं अब भी हो रही थीं। वहां पर एक्सीडेंट भी काफी हो रहे थे। वहां की बहुत सी कंप्लेन आ रही थी। इसी के साथ ही लोगों ने यह भी कहा था कि उस घर की लाइट कभी कभार अब भी जलती है। वहां हो रही इन सभी घटनाओं के कारण सरकार को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने इस घर की बिजली की सप्लाई काट दी। लेकिन ये सब अब भी नहीं रुका। सप्लाई कटने के बाद भी वहां पर कभी कभार रात के समय अब भी लाइट जल रही थी। वैसे तो सरकार भूत प्रेत में नहीं मानती, लेकिन ये कोई सामान्य बात तो थी नहीं कि सप्लाई कटने के बाद भी लाइट जले और उसी घर के आसपास एक्सीडेंट हो। इसलिए सरकार ने उस घर को भूतिया घोषित कर दिया। इस घर के आसपास आम लोगों का जाना मना है और सूरज ढलने के बाद तो वहां पर बैरिकेड लगा दिए जाते हैं ताकि कोई उस घर की तरफ ना जाए। उस घर के अंदर असल में उस समय क्या हुआ था, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उन लोगों का असली नाम क्या था, ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये भी आज तक एक राज है। कई लोगों को इस बात पर आज भी यकीन नहीं है, लेकिन इस घर के आसपास से गुजरने वाले लोगों को अब भी इस घर के पास से गुजरने पर काफी अजीब सा अनुभव होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस घर की तरफ से कोई उन्हें घूर रहा हो और उनसे कह रहा हो, चले जाओ यहां से। फिलहाल में अब यह घर खंडहर में बदल चुका है, लेकिन फिर भी लोग इसके पास से गुजरने में डरते हैं। रात के समय यहाँ का माहौल बेहद डरावना और सन्नाटे से भरा होता है और केवल वही लोग इस घर के आसपास रुकने की हिम्मत करते हैं जो इन कहानियों को महज एक अफवाह मानते हैं। लेकिन जो लोग इस घर की भूतिया कहानियों में यकीन रखते हैं वे इसके आसपास भी फटकने से कतराते हैं। तो मैं जानता हूं हमारी फैमिली को ये पूरी कहानी काफी पसंद आई होगी, तो आप अपना एक प्यारा सा लाइक तो जरूर कर दे। और मैं ये भी जानता हूं बहुत कम साथी ऐसे होते हैं जो अंत तक कहानी को सुन रहे होते हैं। तो अब तक जो भी साथी हमारी इस लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बने। और अंत तक सुनने वाले सभी साथी मुझे बताए कि इस कहानी में सबसे ज्यादा डर का एहसास आपको कहां पर हुआ। आपका नाम मैं अगली स्टोरी में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल उन लोगों का नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपने विचार हमारे साथ शेयर किए हैं। किशन बेरियाम राजकोट, यास्मीन कोलकाता, प्रियंका खड़ती, राखी शर्मा जयपुर, रामे पांडे मुंबई, राजीव कुमार हिमाचल, उमेश कुमार सिंह पटना। सभी साथियों और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी सहायता की है ममता सहाय ने। चलिए अगली बार आपके लिए एक और जबरदस्त स्टोरी लेकर के जल्द ही आपसे मिलता हूं।